नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 मार्च 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1949 में आज ही के दिन राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। इसी दिन को हर साल राजस्थान डे यानी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास को सेलिब्रेट करने का प्रतीक है। और साल 1919 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। यह कानून बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था, जिसका देश भर में विरोध हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण बना। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से भारत मौजूदा ग्लोबल क्राइसिस का मजबूती से सामना कर रहा है। पीएम ने योग और फिटनेस को लेकर लोगों को प्रेरित किया और बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लोगों की इनकम बढ़ रही है और जीवन आसान हो रहा है। साथ ही जल संरक्षण, साइंस अवेयरनेस और युवाओं के नेशन बिल्डिंग में योगदान की सराहना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम की रणजी ट्रॉफी जीत पर गर्व जताया और मछुआरों व पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट रहकर देश हर चुनौती को पार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को लेकर संसद में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की गई है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में शांति और धैर्य रखना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की हर पॉलिसी सिर्फ भारत और भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि सभी राजनीतिक दल मिलकर देश को मजबूत बनाएंगे और इस संकट का मिलकर सामना करेंगे। देश में एलपीजी की बेहतर उपलब्धता के लिए एक बड़ा कदम देखने को मिला है। करीब 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया है, जिससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनके पास पीएनजी सुविधा नहीं है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास पीएनजी है वे भी एलपीजी छोड़कर जरूरतमंदों की मदद करें। सरकार के अनुसार देश में हर दिन 54 लाख से ज़्यादा सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है और सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। रिफाइनरी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं और पेट्रोल डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तेज है। अब तक 2900 रेड हो चुके हैं और हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जागरूक रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ सरकार की ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से भारत इस मुश्किल समय से भी बाहर निकल जाएगा, जैसे पहले भी बड़े संकटों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया अभी भी युद्ध और तनाव से जूझ रही है, जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों का धन्यवाद किया, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं और उन्हें हर तरह की मदद मिल रही है। सरकार ने साफ किया है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कहीं भी कोई कमी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर कम कर दी है। इससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और खर्च कम होगा। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ताकि देश के अंदर फ्यूल की अवेलेबिलिटी बनी रहे और सप्लाई में कोई दिक्कत न आए। भारतीय नौसेना ने कोच्चि में IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX TTX 2026 का आयोजन किया, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास इंडियन नेवी के साउदर्न नेवल कमांड के तहत मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में हुआ। इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका मकसद समुद्री सुरक्षा से जुड़े नए खतरों पर चर्चा करना और देशों के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना था। यह अभ्यास खास इसलिए भी है क्योंकि भारत 2026-28 के लिए IONS की चेयरमैनशिप संभालने जा रहा है। इस तरह के एक्सरसाइज से देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ता है और समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। भारत और माल्टा के बीच विदेश कार्यालय परामर्श FOC का चौथा दौर 27 मार्च को वलेटा में आयोजित हुआ। इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत की ओर से CB जॉर्ज और माल्टा की ओर से क्रिस्टोफर कुटाजार ने बातचीत का नेतृत्व किया। बैठक में ट्रेड,
टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैरीटाइम जैसे कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर भी चर्चा हुई। भारत और माल्टा ने अपने 60 साल पुराने रिश्तों पर संतोष जताया और आगे भी पार्टनरशिप को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान सुरक्षा, डिफेंस और ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात को देखते हुए सरकार को अलर्ट रहने और मिलकर काम करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखना जरूरी है और हर फैसले में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस बैठक में निर्मला सीतारमन, हरदीप सिंह पुरी और JP नड्डा समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए। इसमें एनर्जी सप्लाई, जरूरी सामान की उपलब्धता और सप्लाई चेन की मजबूती पर चर्चा हुई। सरकार ने साफ कहा कि सभी विभाग मिलकर तेजी से फैसले लें और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अफवाहों और फेक न्यूज को रोका जा सके। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा दी है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार USS ट्रिपोली जहाज के साथ 35 सबमरीन्स और सेलर्स की टीम क्षेत्र में पहुंच गई है। यह अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप, कई फाइटर एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल एसेट्स से लैस है। यह तैनाती ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच की जा रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका करीब 10,000 और सैनिक भेजने पर भी विचार कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन के ज़्यादा विकल्प मौजूद रहें। बताया जा रहा है कि इन सैनिकों को ईरान के अहम इलाकों, खासकर उसके ऑयल एक्सपोर्ट हब के पास तैनात किया जा सकता है। इससे साफ है कि क्षेत्र में हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान ने UAE, कुवैत और बहरीन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। UAE ने बताया कि उसने अब तक सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल साइट्स को नुकसान भी हुआ है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान के अंदर कई बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हथियार भंडार और मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। वहीं हौथी रिबेल्स ने इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया है, जिससे यह जंग अब और ज़्यादा फैलती नजर आ रही है। इस बढ़ते संघर्ष से ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई पर भी खतरा बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जहां 500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। ईरान के मुताबिक इस हमले में कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है और कहा है कि दुबई में किसी भी अमेरिकी सैनिक पर कोई हमला नहीं हुआ। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका और इजराइल का साथ न दें। उन्होंने कहा कि अगर ये देश अपनी सुरक्षा और विकास चाहते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों के लिए नहीं होने देना चाहिए। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस कार्रवाई में हथियारों के भंडार, प्रोडक्शन यूनिट्स और कई अहम मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। IDF ने बताया कि इस ऑपरेशन में अस्थायी कमांड सेंटर्स को भी खत्म किया गया, जहां से अधिकारी काम कर रहे थे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी हमला किया गया। इससे पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर हुए हमलों के जवाब में वह अमेरिका और इजराइल से जुड़े संस्थानों को निशाना बना सकता है। लगातार बढ़ते हमलों से पूरे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में जंग और तेज हो गई है। यमन के हौथी रिबेल्स ने इजराइल पर दूसरा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। इस हमले में क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर दक्षिणी इजराइल के कई अहम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौथी के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यह कार्रवाई उनके अभियान का हिस्सा है और इसमें ईरान व लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। हौथी ने साफ कहा है कि जब तक उनके घोषित उद्देश्य पूरे नहीं होते तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब और लंबा और गंभीर हो सकता है। असम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने असम में इलीगल इमिग्रेंट्स के आने पर रोक लगा दी है और अगले 5 साल में उन्हें डिपोर्ट करने की दिशा में काम किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि पिछले 10 साल में असम में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां इंसर्जेंसी की समस्या थी, अब राज्य काफी हद तक इससे मुक्त हो चुका है। इससे शांति बनी है और लोगों के लिए नए मौके खुले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी विकास और सुरक्षा दोनों पर ध्यान देती रहेगी ताकि असम तेजी से आगे बढ़ सके।
आज भी फ्यूल प्राइसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल करीब 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल करीब 103 रुपये के आसपास और डीजल करीब 90 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। बिहार समेत कई राज्यों में भी कीमतें फिलहाल स्टेबल बनी हुई हैं, यानी आम जनता को अभी कोई राहत नहीं मिली है। ग्लोबल ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में प्राइस चेंज हो सकता है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,900 से 16,100 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रही है, यानी करीब 1,59,000 से 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 255 से 270 रुपये प्रति ग्राम है, यानी लगभग 2,55,000 से 2,70,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।